और वो भी आपके श्रीमुख से मेरे बारे में जो आपने विस्तृत जानकारी दी उसके लिए मैं पुनः दिल से आभारी हूँ। और मुझे जितना गर्वान्वित महसूस होता है हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के साथ जुड़ के, इतना मैं कभी नहीं आया। लगता था कि काफ़ी दिनों से, पिछले लॉकडाउन से मेरी एनर्जी थोड़ी दब सी रही है, पर जब से मैं पिछले कुछ महीनों से हेल्प इंडिया ऑनलाइन से जुड़ा हूँ, वो लगता है वो ऊर्जा मेरे पे वापस संग्रहित हो रही है। उसका कारण है डॉक्टर पवन पारिक, डॉक्टर जगदीश पारिक। आप दोनों ने मुझे अपने साथ कंधे से कंधे मिलके इस नई क्रांति को आगे बढ़ाने का जो सुअवसर दिया है, उसका मैं पुनः दिल से आभारी हूँ। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो मेरे अंदर की जो एक जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो इस देश में एक रोबोटिक्स क्रांति लाने की जो हो रही है, जिसको आज देश की जरूरत है, उसमें मुझे आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार का जो साथ मिला है, तो मैं नहीं समझता कि कोई और दूसरा रीजन है कि हम उस क्रांति की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम बिल्कुल उसको एक नया आयाम देने में सक्षम हो पाएंगे और देश में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे, जो एक एजुकेशन क्रांति के रूप में हुई है। तो मैं जो अपना सेशन है आज आपको रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी इस देश को क्या ज़रूरत है, शिक्षा नीति में क्या बदलाव आए हैं, और उस शिक्षा नीति के बदलाव के साथ हम किस तरह से साथ मिलके जुड़ के हम इस देश को एक नया आयाम दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के तहत आपको उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, आप उसमें किस तरह से अपना शेयर उसमें कर सकते हैं, अपना भाग उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आनंद होने वाला है इसमें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ही हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि हम उस सत्यता से नहीं हट सकते कि आज के डेट में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर देश का युवा, हर देश का व्यक्ति, हर देश की महिला एक डिजिटल क्रांति से किसी न किसी रूप में आप उसके साथ में जुड़ चुके हैं। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, टेलीविजन हो, अब इंटरनेट हो, हर हर व्यक्ति आज उससे जुड़ा है। उसके बिना उसका जो जीवन है बिल्कुल असंभव लगता है। तो क्यों नहीं हम इस जो डिजिटल क्रांति आई आज हमारे देश में, उसका जो हर हर चीज के दो दो रूप होते हैं, दो उसके क्षेत्र होते हैं। एक होता है उसका पॉजिटिव होता है, एक उसका नेगेटिव होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। तो क्यों नहीं हम उसके जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट को लेके आगे बढ़ें, और हम विचार करें कि किस तरह से आज जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसको किस तरह से हम देश के कोने कोने में पहुंचाएं, हम उसके किस तरह से भागीदार बने, किस तरह से उस क्रांति को अग्रसर करें। तो इसके बारे में आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो तो या तो आप चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, पर वो भी तभी लिखें जब मेरा सेशन खत्म हो जाए, बीच में आपको समय मिलेगा। और उसके बाद में जो इतने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं आंसर देना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। और जो सबसे पहले मेरे को आज विटामिन डी और बी के बारे में जो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ने बताया, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ था। कि बिल्कुल जो दवाइयाँ हैं वो जितनी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल क्षमता होती है जिसको हमें विकसित करना पड़ता है विभिन्न क्रियाओं से, वो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आप अपने शरीर को प्रशांत जी के निर्देश में स्वस्थ रखें, और हम आपके जो मनी पावर है उसकी चिंता हम करेंगे। आप केवल वही करते जाएं जिस तरह से हम आपको अपना संदेश देना देते रहेंगे इसको। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। आपको ये सबका स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि रोबो स्मार्ट लैब्स जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो इस देश में रोबोटिक्स एजुकेशन की एक नई क्रांति लेके आई है, उसका
जो हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के साथ में जो एक सेकेंड हुआ है, जो हाथ मिलाए गए हैं, वो इस देश में एक नया आयाम खड़ा करने वाले हैं। और जैसा आप हमारा टैगलाइन देख रहे हैं, रीडिफाइनिंग रोबोटिक्स एजुकेशन। रोबोटिक्स एजुकेशन इस देश में नई नहीं है, वो काफ़ी सालों से है, पर उसको वो स्थान नहीं मिल पाया, उसको वो जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए, जो उसको एक अटेंशन मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिल पाई है। तो हम उसको एक नया आयाम दे रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के हर बच्चे को रोबोटिक्स एजुकेशन मिल सके। और ये रोबोटिक्स की एजुकेशन की बात करें तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पिछले 20-25 साल से जो वापस आई है रोबोटिक्स, वो पिछले कई दशकों से, कई सेंचुरी से, कई शतकों से वो लुप्त हो गई थी। पर अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथ देखें, चाहे वेद देखें, महाभारत देखें, रामायण देखें, रोबोटिक्स के आपको कई तरह से उदाहरण मिलेंगे। कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती थी। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत में जो लड़ाई होती थी, उसका जो संजय धृतराष्ट्र को उसका वर्णन सुनाते थे, वो किस तरह से सुनाते थे? क्योंकि उनके पास में वो तकनीकी थी, वो टेक्नोलॉजी थी कि वो उन वहाँ का जो क्षेत्र था, जो रण क्षेत्र था, उस भूमि से किसी न किसी रूप में, चाहे वो इंटरनेट का कोई दूसरा नाम हो, उससे कनेक्ट होके वहाँ की हर चीज वो राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे। तो तकनीक थी, रोबोटिक्स थी, वो बीच में कुछ दशकों के लिए, कुछ शतकों के लिए वो लुप्त हो गई थी, जो अब वापस आई है। तो हम आज रीडिफाइनिंग रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने नीचे लिखा है विद कैश स्माइल, क्योंकि हम लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाने में कुछ कर रहे हैं। तो हमारा हक है कि अगर कोई काम हम देश के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए, कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो हम भी उसके भागीदार बने, उसमें उसका जो आर्थिक एक जो लाभ मिलता है, उसके भी हम हकदार बने। तो इसीलिए हमने उसको लिखा है विद कैश स्माइल। तो हम एक कम्युनिटी के लिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, और साथ में कैश स्माइल की हमारी पॉकेट्स भी भरी हुई हों, हमारी जेबें भरी हुई हों अर्थ के साथ से, क्योंकि हमको भी अपना घर चलाना है, हमें भी, हमारे भी बच्चों के कई सारे आयाम हैं, तो हम उसको किस तरह से पूरा कर सकें ये करते हुए। तो ये दोनों का जो समन्वय है, उसको हम आज लेके आए हैं आपके सामने। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, और ये आपको बहुत ही प्राउड अनुभव अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मिशन है नथिंग लेस देन बट टू बी द नंबर वन कंपनी इन द रोबोटिक्स एजुकेशन। हम डोमिनेंट प्लेयर बनने वाले हैं, हम उसके नंबर वन प्लेयर बनने वाले हैं। तो आप लोग जो हैं सब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हो, क्योंकि अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन एंड रोबो स्मार्ट लैब्स एक फैमिली है। तो जब आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार के सदस्य हैं, तो आप साथ में रोबो स्मार्ट लैब के भी सदस्य हैं। तो ये आपकी फैमिली है, जो पहले इंडिया में और फिर एशिया में नंबर वन पोजीशन अटेंड करने की के प्रयास में है रोबोटिक्स एजुकेशन के फील्ड में, और हम ये निश्चित रूप से करके रहेंगे। आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का जो साथ है, कर्मठ मैनेजर्स का अगर साथ है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो हमारा विजन है कि हम हर बच्चे को, देश के हर बच्चे को डिजिटल टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराना चाहते हैं, और इसके लिए हम टॉर्च बियरर बनना चाहते हैं। मतलब हम ये क्रांति को आगे लेके चलना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसमें हम कुछ हद तक प्रयास भी हमारे शुरू हो गए हैं, और हमारी रास्ता की जो जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारे कंपनी का विजन है। ये केवल मेरा विजन नहीं है, ये हेल्प इंडिया ऑनलाइन का भी विजन है, और आप सब जितने भी हेल्प इंडिया परिवार के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबका भी ये विजन है। तो हम इस विजन को साथ लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। हमने ये जो प्रेजेंटेशन है, एक कहानी के रूप में आपके लिए बनाया है, जिससे कि आप इसकी महत्ता को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। आज आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इज एट इट्स बेस्ट ऑफ एजुकेशन, कि मानवता के लिए इतनी इतना आज से पहले इस रूप में इतनी अच्छी तरह से तकनीक का प्रदर्शन पहले नहीं हो पाया था। क्यों हुआ है? क्योंकि कोविड 19 में आज टेक्नोलॉजी को अपनी महत्ता दिखाने का बहुत सारा अवसर मिला उसको। हम देखते थे, टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते थे, पर कभी हम उसको वो एक ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। पर आज टेक्नोलॉजी को उसका रेस्पेक्ट मिला है, चाहे वो
जो समय है वो सही नहीं है, पर उसके बाद भी उसने जो उस समय को कुछ बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अपना बहुत कुछ योगदान दिया है। For the first time, technology is not being criticized for its domination over humans' natural way of life. जो पहले ये कहा जाता था कि तकनीक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो मानवता की दुश्मन है, पर पहली बार ये बात गलत साबित हुई है। In fact, during this tough time, technology is helping humanity to survive and keep motivation level high. आज मानवता को जिंदा रखने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज कई ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपका मोटिवेशन लेवल हाई है। आज अगर आपका पेशेंट कहीं किसी जगह है, दूसरे शहर में है, और आपको उसकी चिंता हो रही है, पर आप उससे एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, आप उसका चेहरा देख लेते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान देख लेते हैं, तो आप इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्या नहीं आप मानते कि आपकी आपकी सहायता हो रही है? आपके जो मोटिवेशन लेवल है उसको इंक्रीज करने में तकनीक का कितना बड़ा हाथ है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती है। तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग पीपल टू नॉट ओनली कनेक्ट विद द नियर एंड डियर वंस इन रियल टाइम, बट आल्सो एग्जीक्यूटिंग वर्क एंड बिजनेस रिलेटेड डेलिब्रेशंस इफेक्टिवली। आज कई लोग हैं ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपना बिजनेस चला पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के कारण। ये सब तकनीक के कारण ही पॉसिबल हुआ है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी को और ह्यूमैनिटी को साथ में आगे बढ़ने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या चीज है वो हम आगे बात करेंगे, पर आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी नई प्रक्रिया है जो देश को हर रूप में हेल्प कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रिवन टेक्नोलॉजी आज पूरे वर्ल्ड को हर पहलू में, हर हमारे जीवन के हर पहलू में अपना सहयोग दे रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल आज आप सब लोग जानते हैं कि एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाई है। उसमें करोड़ों का डेटा एक साथ चेंज होता है, हर समय कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है। आज कितने सारे लोगों का उसमें अपॉइंटमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र का कितना क्या उसमें लोगों को कोविड है या नहीं है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितना वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये कमाल की चीज है। हमको नंबर देख के लगता है अच्छा अभी इतना नहीं हुआ इतना नहीं हुआ, पर आप उसके पीछे की कहानी को समझो कि कितना बड़ा काम हुआ है। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन बन गई है। तो ये कब किस लिए पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पॉसिबल हुआ है। जो आज आपके बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, इसलिए किस कारण कर पा रहे हैं? तकनीक के कारण कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कर पा रहे हैं, बल्कि एक एक क्लास पास भी हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से तो एक क्लास पास भी हो चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कितने भी एग्जीक्यूटिव्स अपने घर से काम कर पा रहे हैं, मैनेजर्स घर पे काम कर पा रहे हैं। कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनका जो एक्सपेंसेस था, जो उनका इन्वेस्टमेंट था, वो कम हो रहा है। वर्चुअल मीटिंग्स, आप और हम लोग अपने घर घर बैठे हुए, सब अपने देश में करीब 150-200 लोग आज यहाँ हैं, करीब 180 जो हम लोग यहाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के एक साथ मीटिंग कर पा रहे हैं। कितनी कमाल की चीज है ये। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में ले तो आज हम अपनी बात को एक दूसरे को रख पा रहे हैं। मैं आप सब लोगों के साथ में अपने दिल की आवाज पहुंचा पा रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही पॉसिबल हुआ है। आज जो रोबोट्स हैं वो होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में हर जगह यूज हो रहे हैं, कहीं सर्व करने में, बिना टच किए काम करने में। तो कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन आ गया है। और जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो आया है वो है इंडस्ट्रीज में, रोबोटिक्स में। किसी भी देश की उन्नति के लिए उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आज जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनका जो प्रोडक्शन स्पेशली पिछले 1 साल में जितना बढ़ा है वो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आविष्कार, जरूरत ही आविष्कार की जर्नी है। आज जब हमें जरूरत पड़ी, जब हमारे पिछले लॉकडाउन में कुछ लेबर्स घर चले गए थे, तो इंडस्ट्रीज के बारे में बड़ा संकट खड़ा हो गया था, किस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो उन्होंने रोबोटिक्स को मैक्सिमम यूज करना शुरू किया, ऑटोमेशन को मैक्सिमम यूज करना शुरू किया। आज उन्होंने अपने पुराने जितने भी लेबर्स है सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, पर उससे क्या फायदा हुआ कि उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और वो देश की इकोनॉमी में योगदान कर रही है। और जो सबसे बड़ा उपयोग जो आज आपके जीवन के साथ में जो जुड़ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, वो है वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीन आपको मालूम होगा कि उसको डेवलप होने में, उसका रिसर्च होने में 4 से 5 साल लगते हैं। आज ये पहली बार है कि 1 साल में वैक्सीन तैयार हुई है। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत
कितने सारे डेटा का जो उसका एनालिसिस किया गया वो बहुत जल्दी हो पाया, और जल्दी हम रिजल्ट्स को एनालाइज कर पाए और उस चीज को चेंज करके वो प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए, राइट। और फिर उसका प्रोडक्शन, वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन है, वो ऑटोमेशन रोबोटिक्स के कारण आज इतना तेज हो रहा है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक कंपनी 7 से 10 करोड़ डोजेस पर महीने बना रही है। कितनी कमाल की चीज है। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि उसको भी और स्पीड अप करना पड़ेगा, और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, पर ये सब पॉसिबल हो पाया है, दोनों फिर भी पॉसिबल हो पाया है। अब मान के चलिए कि अगर ये वैक्सीनेशन नहीं आया होता तो आज क्या हालत होती। हम लोग डर के ही घबरा जाते। पर आज हम में जो वापस जो कॉन्फिडेंस आया है, जो वापस हमारे में इच्छा शक्ति जगी है कि चलो वैक्सीन आ गई है, हम सेफ है, तो आप मेंटली भी काफी रिलैक्स हो गए हैं। और वास्तव में ये बात भी है, जिन जिनको वैक्सीन लगी है, उनके चांसेस काफी कम हो गए हैं। ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप ये मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, और ये तो कर ही रही है। अब आने वाले जो साल हैं, आने वाला जो दशक है, उसमें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में काम कर रही है। तो मैं बिल गेट्स का जो ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने रोबोटिक्स की महत्ता को आज से कई साल पहले पहुंचा दिया था। और उन्होंने शायद आज के लिए बोला था कि रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक द वर्ल्ड प्रेटी फैंटास्टिक कंपेयर टुडे। तो उन्होंने कितने साल पहले बोला था, और ये आज चीज साबित हो रही है कि ये आज रोबोटिक्स के कारण कितनी चीज फैंटास्टिक है। इतने टफ टाइम में भी हम आज आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और हंसने का मौका ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि आज आपके सर्वाइवल के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। चाहे वो आपके ट्रीटमेंट में का हो, चाहे आपके ऑपरेशंस का हो, चाहे आपको वेंटिलेशन की सुविधा, ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही है। तो ये टेक्नोलॉजी इज आल्सो हेल्पिंग, बट इसका मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को जो नेचुरल वे को ठीक नहीं रखें, वो उतना ही जरूरी है। पर आप ये देखिए कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। अरे आने वाले दशक में तो उसका मल्टीप्लाई होने वाला, मल्टीफोल्ड, कई गुना बढ़ने वाला है। चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे हमारा डिफेंस सेक्टर्स हो, नए नए जो हमारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जो नई नई हमारी मिसाइल्स बन रही हैं, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो। आज फसल के बारे में एनालिसिस होता है कि कहाँ कौन सी फसल किस क्षेत्र में अच्छी हो सकती है, किस तरह का बीज यूज होना चाहिए, उससे फसल कितनी जल्दी डेवलप होती है। तो ये सब जो एनालिसिस है, बीज के बारे में जो एनालिसिस है, सीड के बारे में जो एनालिसिस है, कौन सा हमको वो मैन्योर खाद हमको यूज करनी है, इंडस्ट्रीज में आज हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि जो मैन पावर है उसको कई अलग अलग जगह यूज किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि हमें कितना भी प्रोडक्शन हो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ते? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये इंटरनेट नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, और ऐसी ये जो पैंडेमिक जो महामारी अगर आ जाती, तो आपके बच्चे क्या करते? घर पे कैसे पढ़ाई करते? कैसे आप उनको एंगेज करते? किस तरह से वो करते? तो आज ये वरदान है आपके लिए। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, मेडिसिन, ई कॉमर्स। आज घर बैठे बैठे आप अपनी ग्रोसरीज को, अपने वेजिटेबल्स को, अपने सामान को अपने सर्राफा से, अपने ऑनलाइन सब मंगा सकते हैं। कितना इजी हो गया है ये आपके लिए। आपको बाजार बंद है, कोई चिंता की बात नहीं, आपको फिर भी आपकी किचन चल रही है, फिर भी आपका घर चल रहा है। तो ये इसमें सब टेक्निक का योगदान है। एविएशन और ट्रेवल जो अभी फिलहाल बंद पड़ा है, पर फिर भी कितने लोगों को जो जरूरतमंद चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। आज ऑक्सीजन टैंकर्स विदेश से भी हमारे यहाँ आ गए, ये सब एविएशन के कारण ही हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आने वाला जो दशक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के रोल को बहुत ज्यादा आपको बताने के लिए आ रहा है। तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई आपके जीवन का पहलू नहीं है जिसमें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल नहीं पैदा करेंगे। अब आपको थोड़ा सा मैं तकनीक के बारे में बड़े बड़े ही सरल शब्दों में जानकारी देना चाहूंगा कि आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर यहाँ बैठे बैठे उत्पन्न हो रही होगी कई लोगों के बारे में। कई लोग मेरा सेशन अटेंड कर चुके हैं कि रोबोट्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, राइट। तो मैं दोनों को बताता हूं हमारे शरीर का उदाहरण देके। हमारे शरीर में जो हाथ पैर हैं, आंख है, नाक है, कान है,
हम अलग अलग कार्य करते हैं इनके थ्रू, राइट। जैसे गिलास को उठाना एक मेरा कार्य हो गया, है ना, एक कप को उठाना कार्य हो गया, राइट, चलना काम हो गया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ। तो ये सब आपके हार्डवेयर हैं। तो अगर ये कोई मशीन हम ऐसी डेवलप कर दें कि ये जो सारे कार्य जो आप कर रहे हैं ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएं, प्रोग्राम कर दें हम उनको और ऑटोमेटिकली होते रहें वो, राइट। जैसे कोई रोबोट्स है वो एक एंगल पे जाते हैं, कार जैसे कार का मैन्युफैक्चरिंग के आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें कितने सारे रोबोट्स काम होते हैं। वो जाते हैं, सामान को उठाते हैं और उस जगह फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल प्रेसाइजली, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये रोबोटिक्स का जो हाथ वाला काम होता है वो रोबोट्स ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, राइट। अगर आप हाथ से कार बनाने लगे तो उस कार को बनाने में कितने साल लग जाएंगे, वही काम आपका मशीन से, रोबोटिक्स से कितना ऑटोमेटिकली फटाफट हो जाता है। तो जो आपके शरीर का जो हार्डवेयर है, जो आपके शरीर का जो फिजिकल काम है, अगर कोई मशीन करती है वो ऑटोमेटिक तरीके से करती है तो उसको रोबोट्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन्स दैट आर यूजुअली एबल टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोमेटिकली, राइट। या तो ऑटोमेटिक करती है, सेमी ऑटोमेटिक करती है, उसको रोबोट बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही करती है जो आपका ब्रेन करता है, आपका दिमाग करता है। जो सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है, जो आपकी निर्णय लेने की शक्ति है, जो आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करती है? अब आपको ये पता है कि आपने ये गिलास उठा लिया, उसको इंस्ट्रक्शन किसने दिया? आपके ब्रेन ने दिया। और आपको कैसे पता ये गिलास है? क्योंकि बचपन से आपने इसके डेटा को अपने दिमाग में डाला है, आपके माँ बाप ने डाला है, आपके टीचर्स ने डाला है, आपके पढ़ाई ने डाला है कि इस तरह की शेप का गिलास होता है। अब ये आपको कैसे पता ये वाइट है, ये कैसे पता कि ये पारदर्शक है? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कई तरह के डेटा हैं, हर कलर का डेटा है आपके पास में, हर शेप का डेटा है। तो आप उसको मैच कर रहे हो, अब मेरे दिमाग के डेटा के साथ में मैच कर रहे हो कि मेरे अंदर फीड है कि नहीं ये शेप तो गिलास की होती है, नहीं ये तो पारदर्शक चीज है, नहीं इसका शेप इस तरह से, तो ये वो चीज है। तो ये जो हमारे अंदर जो डेटा फील्ड हुआ है, जो हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो भगवान ने बनाया है, उससे हम इसको डिसाइड कर पाते हैं। तो अगर एक कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम बना दें हम और उसमें कई सारे डेटा डाल दें एक्सपीरियंस के, अगर हमने इसी ग्लास के कई सारे शेप्स को हमने एक प्रोग्राम में डाल दिया, उसके कलर्स को हमने प्रोग्राम में डाल दिया, फिर अगर हम उसके सामने लेके जाएंगे, उस प्रोग्राम के सामने अगर कैमरे के सामने लेके जाएंगे, तो वो अपनी डेटा के बेसिस पे इमीडिएटली बता देगा कि ये वाइट, ये पारदर्शक गिलास है। तो ऐसा प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस का जो डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स करता है, जो एक टास्क करता है, जो हमारे दिमाग की जो इंटेलिजेंस है उसको जो रिप्लिकेट करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और जितना डेटा हम फीड किसी भी प्रोग्राम में फीड करेंगे, जितनी सारी चीजें उसके एग्जाम्पल्स उसके फीड करेंगे, उतना ही अच्छा निर्णय वो ले पाएगा, राइट। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी है भगवान ने बनाई, उसकी एक कैपेसिटी होती है, राइट, एक निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो हम अपना दिमाग वो बार बार निर्णय में निर्णय लेके, बार बार सामान उठाने में लेके, हम एक इंटेलिजेंट अगर प्रोग्राम बना दें तो वो चीज ऑटोमेटिकली होने लगेगी, राइट। तो एरर की गुंजाइश भी कम होती है, क्योंकि हमारा जो फटीग है, जो हमारा थकावट है, वो वहां काम नहीं कर रही है। बस हमको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से ये प्रोग्राम बना दें। पर एक बात मान के चलिए कि रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के अधिकार को और मानव की जो सोचने समझने की क्षमता को कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। आज आपके सोचने समझने की क्षमता इतनी तेज हो गई है कि आप वो प्रोग्राम डेवलप कर पा रहे हैं। तो लोग ये जो कहते हैं कि रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मानव को रिप्लेस कर देगी, कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बल्कि मानव इतना स्मार्ट है कि अपने काम के लिए उसने ये चीजों को डेवलप किया है। तो उसने अपना ब्रेन को, अपने सोचने समझने की शक्ति को, उसने अपनी जो कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया है, राइट। तो आप ये समझ गए कि जब रोबोट्स आपके हार्डवेयर का काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसका रेप्लिकेशन है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता होती है। अब आपने देखा होगा कि दोनों अगर मिल जाएं तो एक यहाँ ओवरलैप है ऑरेंज कलर का, तो इसको कहलाएगा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट। तो वो एक तरह से मानव का रिप्लिकेट है, मानव की दूसरी छाया बन गई है कि हम एक ऐसी मशीन को डेवलप करें और उसके अंदर हम इस तरह से प्रोग्राम डेवलप करें कि वो निर्णय ले और उसके हिसाब से वो फिर हाथ पैर जो उस मशीन के हैं वो काम करें।
तो आज का इंडस्ट्रीज में आज बड़े बड़े जगह वो रोबोट्स इसी तरह से काम कर रहे हैं। वो इवन कई जगह मैंने यूएसए में देखा है, मैंने सिंगापुर में देखा है कि रोबोट्स पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी का जिम्मेवारी लेते हैं। वो घूमते चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपने जो इसका स्कैनिंग से पता लगता है कि हाँ हर चीज कोई वो नहीं हो रहा है। तो जहां जहां भी बहुत इवन इन इंडिया में जहां जहां भी हमारी सिक्योरिटी की चीजें हैं तो रोबोट्स उस तरह से काम आ रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स का जमाना है और आने वाले दशक में यही है। अब आप ये क्वेश्चन पूछे कि हमें इसकी क्या जरूरत है, हम कर ही सकते हैं। उसकी जरूरत तीन महत्वपूर्ण चीजों के लिए है। एक तो हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कोई भी कार्य की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी एक लिमिट है, हम एक हद तक सोच सकते हैं, एक हद तक काम कर सकते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। हमारा ब्रेन भी थकता है, हमारा दिमाग भी थकता है, हमारा शरीर भी थकता है। तो उस थकावट को रिप्लिकेट करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने ऑटोमेटिक रोबोट बनाए, राइट। और उसके अंदर हमने दिमाग भी डाल दिया, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, काम की स्पीड बढ़ी। जो हम व्यक्तिगत रूप से जिस काम को 3 दिन में करते थे वो एक एक घंटे में रोबोट्स के थ्रू हो गया। बनाया हम नहीं है, पर हमने उसका यूटिलाइजेशन किया है तकनीक का, उसको बनाने में, और क्वालिटी को इंश्योर किया है। जब हमने एक लीक प्रूफ प्रोग्राम बना दिया तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिक चलने वाली कारें आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें दिमाग को हमने रिप्लेस कर दिया। बनाया हम नहीं है, पर हमने वो चीजें उसमें एक प्रोग्राम में इस तरह से डाल दी है। तो हार्डवेयर तो हो गया कार के पहिए, कार की बॉडी, और उसको जो चलाने का जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। तो वो उसने इतने सेंसर्स लगाए हैं। सेंसर्स वही है जैसे हमारे सूंघने की जो शक्ति होती है, हमारे देखने की शक्ति होती है, ये अलग अलग तरीके हमारे भगवान ने नेचुरल सेंसर्स बनाए। तो उन्हीं सेंसर्स को अलग अलग तरीके से जब हम यूज करते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये तीन चीजें हैं, तीन मंत्राज हैं जो रोबोटिक्स के कारण, रोबोटिक्स एजुकेशन को ड्रिवन करने में बहुत जरूरी है। एक एफिशिएंसी, एक स्पीड एंड एक क्वालिटी। तीनों चीज जब आ जाती है तो सारे काम आसान आ जाते हैं, और इसी के पीछे सारा देश है। अब ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है? तो इन सब के पीछे एक वर्ड जो आजकल बड़ा फैशनेबल चल रहा है, आपको सबको मालूम है, उसको बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब है कि उसको किस तरह से प्रोग्राम करना, किस तरह से उसमें डेटा डालना, किस तरह से वो डेटा ऑटोमेटिकली चलेगा, मतलब उस चीज का फार्मूला बनाना। देसी भाषा में अगर बोले तो अगर हम उस इस सारी जो प्रक्रिया है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके चलाने की, उस प्रक्रिया के पीछे हमको कुछ ना कुछ तो फार्मूला बनाने पड़ेंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उसको इस लैंग्वेज में, रोबोटिक्स एजुकेशन की लैंग्वेज में कोडिंग बोलते हैं। हम कोडिंग के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपको आज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्लियर हो गई होगी कि रोबोट्स क्या चीज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। और मेरे को लगता है आप आज के बाद किसी को भी इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आप जानकारी दीजिए। विद्या ददाति विनयम, जितना विद्या आप देंगे उतना बढ़ेगी। तो आपको आज ये विद्या मिली है, आप इसको 10 लोगों को बढ़ाइए, तो वो आपसे पूछेंगे किसने बताया आपको। अच्छा, हेल्प इंडिया ऑनलाइन के थ्रू पता लगा, रोबो स्मार्ट लैब्स के थ्रू पता लगा है, अरे वाह, इसको जाना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप अपनी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही जो आपका प्रोडक्ट है उसकी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों में बढ़ेगी। तो नॉलेज सबसे सर्वोपरि चीज है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये नॉलेज दें। ये हम लोग आपसे शेयर करेंगे। आपके जो जोनल से जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास में ये शीट है, ये आपसे शेयर करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही सरल तरीके से समझने का बहुत अच्छा तरीका है रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब अ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है। अब ये आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एज एआई एंड रोबोटिक्स आर गोइंग टू प्ले वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इन एवरीथिंग वी डू। हर हमारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज एआई और रोबोटिक्स का बड़ा यूज होने वाला है और हो रहा है। और चाहे हम कुछ भी करें उसमें इसका रोल है। तो आत्मनिर्भर पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है उसके तहत आज हमको हाईली स्किल्ड डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो कोडिंग में, ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर हो। जब हमारे हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रोबोटिक्स का यूज है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है तो वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स तैयार हों। और वो फॉरेन एक्सपर्ट्स को और फॉरेन टेक्नोलॉजी को डिस्करेज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बाहर आएँ। वो कहते हैं कि अच्छा, आपको ये टेक्नोलॉजी वहाँ से इंपोर्ट करनी है, इनको वहाँ से बुलाना है,
आप खुद डेवलप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये होने लगा है। तो ये मेरे ख्याल से ये इस दशक की सबसे अच्छी चीज हो रही है। ये जो नया क्षेत्र हुआ हुआ है पिछले 1 साल से, लॉकडाउन के बावजूद भी ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि आज हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इसका क्या फायदा होगा? नए से नए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, नए से नए एंटरप्रेन्योर बनेंगे, नए से नई स्टार्टअप कंपनीज बनेंगी जो हमारे देश के योगदान में होगी। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक कदम उठाया है। पर उसके लिए अब चैलेंज क्या है कि हमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एक्सपर्ट चाहिए इस डिमांड को पूरी करने की। मिलियंस इसलिए चाहिए कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 135 करोड़ की डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फीड करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए हमको उतने ही लाखों एक्सपर्ट्स चाहिए, राइट? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो हमारे हमारे देश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमको मार्केट ढूंढने के लिए किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि उनको ही अगर हम फीड कर लें तो हमारे पास, सबके पास में रोजगार के सुअवसर हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अपने इसमें ले लें तो बहुत हमको उसके अवसर मिलेंगे। तो अब ये नीड ऑफ आवर की एक्सपर्ट्स कैसे तैयार किया जाए, ये हम समझ गए कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आने वाले दशक में हर क्षेत्र में रोल प्ले करने वाली है, और ये भी हम समझ गए कि हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अब एक्सपर्ट्स कैसे मिलेंगे हम? तो एक्सपर्ट्स मिलेंगे हमको, उनकी जो फाउंडेशन है वो स्कूल के प्राइमरी लेवल से तैयार करनी पड़ेगी एक्सपर्ट्स। ऐसा नहीं है कि आज आपने आपको बोला कि चलो भाई आज से आप क्लास ज्वाइन कर लो और आप एक्सपर्ट बन जाओ। इट इज़ टफ। किसी भी एडल्ट के लिए समय निकालना नई चीज़ सीखने के लिए इतना आसान नहीं है। असंभव तो नहीं है पर आसान नहीं है, राइट? पर हमें ग्रास रूट से बनाने हैं। आपकी जो एक ग्रेस्पिंग पावर की क्षमता है एडल्ट की, वो बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। जो बच्चे होते हैं उनका खाली माइंड होता है, उनका प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल प्लेन होता है। तो उनको अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ अगर सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी इसको ग्रेस्प करते हैं, और ये देखने में आया है। आप कई कई बहुत सारे प्रोग्राम बना रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे अमेजिंग प्रोग्राम बना रहे हैं प्रोग्रामिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, राइट? वो रोबोट्स को जोड़ जोड़ के कई तरह के अच्छे रोबोट्स बना रहे हैं। तो ये जो उनकी ग्रेस्पिंग पावर है उसको हमको एनकैश करना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। अगर हम उन्हें प्राइमरी लेवल पे ही अगर ये शिक्षा देने लगेंगे तो वो आगे होके बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनेंगे, और वो स्किल्स, हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट बनेंगे। सो रोबो स्मार्ट लैब ने इसलिए ये लीड ली है टू एजुकेट स्कूल किड्स बाय प्रोवाइडिंग कंप्रेहेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन। इसलिए रोबो स्मार्ट लैब्स ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसमें आगे बढ़ें और स्कूल के बच्चों को सबसे कंप्रेहेंसिव एआई रोबोटिक्स एजुकेशन, कंप्रेहेंसिव का मतलब हर पहलू की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एजुकेशन के हर पहलू की शिक्षा हम उन्हें दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू आज निकल के आपके सामने आया है, इसकी जरूरत है और ये नीड ऑफ आवर है। तो इसके लिए रोबो स्मार्ट लैब का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस देश की जो नीड है, जो जरूरत है, उसको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो करने की जो सोच रहे थे कि आज देश को जरूरत है, इतने सारे एक्सपर्ट चाहिए, तो उसी को मद्देनजर सुनते हुए लगता ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट ने हमारे मन की आवाज सुन ली। हमने जब ये इसको शुरू कर दिया तब तक एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं थी, जब हमने इसको प्लानिंग करनी शुरू की थी। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे थे तभी पिछले साल जुलाई में अचानक गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, और उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए जो कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी जो चीजें हैं उसको 6th ग्रेड से कंपलसरी कर दिया है। अब कोई भी बोर्ड हो, इसको मैं एक चीज को क्लियर कर दूं आपको कि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी है, और जितने भी देश में बोर्ड हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे आईबी बोर्ड हो, हर बोर्ड के बच्चे को ये पढ़ना पड़ेगा। उनको उस अपने अपने हिसाब से इसको कैरिकुलम तैयार करने का हक है, पर उनको इस सब्जेक्ट को पढ़ाना ही होगा, उनको अपने स्कूल में इसका सेटअप भी रखना होगा, राइट? तो ये बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीज हो पाई है कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोडिंग एंड रोबोटिक्स कंपल्सरी हो गई है। दूसरी बात, फॉर द फर्स्ट टाइम AICTE and CBSE are working together to develop new skills oriented curriculum with stress on coding and robotics. AICTE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एजुकेशन मिनिस्ट्री की है। जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, उनको जो
संस्था एक्रेडिटेशन देती है, उनको जो रजिस्ट्रेशन करती है, जिनका उनके कोर्सेज को डिफाइन करती है, वो है एआईसीटीई। और जो सीबीएसई है, सीबीएसई आपके जो सेंटर सेकेंडरी जो एजुकेशन है स्कूल की, उसके बोर्ड है। तो अब ये पहली बार दोनों मिलके बैठ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाते थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू कॉलेज एजुकेशन बड़ा टफ होता था। रीज़न क्या था कि उसका कोई फ्लो नहीं था। जो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके एकदम बाद नई नई चीज़ उनको पढ़ने को मिलती थी। तो वो जो गैप था, उस गैप को दूर करने के लिए अब नया जो कैरिकुलम डेवलप हो रहा है, सीबीएसई उसको डेवलप कर रही है कि किस तरह से स्किल्स को और डिजिटल टेक्नोलॉजी को बच्चों को स्कूल लेवल पे सिखाया जाए। इसका मतलब है कि स्कूल के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता रख सकें, या अपने आगे की जो एजुकेशन उसका खर्चा उठा सकें। तो ये बहुत इनोवेटिव चीज़ है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इस कैरिकुलम को इंक्लूड किया जा रहा है। तो जब हमने एआईसीटी से कांटेक्ट किया, तो उसके वाइस चेयरपर्सन इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो जब से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आप तो वही कर रहे हो जो हम सोच रहे थे। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था। तो हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एआईसीटी और सीबीएसई के साथ में मिलके कुछ नया करने वाले हैं, कुछ इनोवेटिव करने वाले हैं, जो पूरे देश का जिससे भला हो सके। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इन दो चीज़ों के रूप में आई है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि अब एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई और ये एआईसीटी भी ऐसे कर रही है, पर सबसे बड़ी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि स्कूल्स इक्विप्ड नहीं है। 1% स्कूल भी इक्विप्ड नहीं है जो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर रोबोटिक्स के लिए कोडिंग के लिए चाहिए। न वो उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास में पढ़ाने के लिए ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ थी नहीं, मिसिंग था ये लिंक। तो न तो उनके पास ट्रेनर्स हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उन स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं कि आपके पास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास में है। आपके पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास में, हम देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है जो हम ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैंने अच्छा, दूसरी बात क्या हुई कि एक अपॉर्चुनिटी और है कि पहले बच्चों का जो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था वो कुछ हद तक था, राइट, 5-6% था पिछले सालों में। अब वो सडनली 20% के ऊपर पहुंच गया, 23% है। तो इतने ज्यादा बच्चों का अब इसमें इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि वो आज वीडियोस देखते हैं तो उसमें रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह यूज है। मोबाइल के एप्लीकेशंस देखते हैं तो हर जगह यूज है। वो चाहते हैं मैं खुद अपनी एप्लीकेशन बनाऊं, खुद अपना गेम बनाऊं। तो उनका जो इंटरेस्ट है, मैं अपना खुद का ह्यूमनॉइड बनाऊं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया है पहले के मुकाबले, कि आज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि उन बच्चों के जो हंगर है सीखने की, रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसको हम किस तरह से बढ़ा सकें। अब एरिया ऑफ कंसर्न क्या है कि आज प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक माहौल की कमी है। रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम का अभी तक हमारे देश में एक माहौल नहीं है। जिस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन का माहौल 20-25 साल पहले नहीं था और दो कंपनियां उसको लेके आई थी, आज उसी तरह से जरूरत है कि रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम के माहौल को बनाने के लिए कोई इकोसिस्टम नहीं है उसका हमारे देश में। न वो स्कूल के लेवल पे है, न यूनिवर्सिटी के लेवल पे है। एक भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है देश में जिसने अपने रोबोटिक्स लर्निंग सेंटर्स खोले हों, रोबोटिक्स एजुकेशन के, राइट। कुछ कुछ पॉकेट्स में है, पर वो अपने ही क्षेत्र में सीमित है, और वो भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न नहीं है। तो आज जरूरत है कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरे देश में अपनी अल्ट्रा मॉडर्न रोबोटिक्स एजुकेशन सेंटर्स खोले और एक रोबोटिक्स एजुकेशन सिस्टम का एक माहौल को डेवलप करे। ये इसकी जरूरत है, राइट। तो रोबो स्मार्ट लैब इज जस्ट डिटरमाइंड टू क्रिएट ए ब्रांड विद अ मिशन टू सेट अप ऑर्गेनाइज रोबोटिक्स एजुकेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो आज रोबो स्मार्ट लैब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऐसी ब्रांड बनने वाली है और इस मिशन के साथ आगे बढ़ने वाली है कि रोबोटिक्स ऑर्गेनाइज रोबोटिक्स एजुकेशन इकोसिस्टम को इस देश में माहौल पैदा कर दें। रोबोटिक्स एजुकेशन के बारे में हर कोई जानने लगे, हर पेरेंट्स जानने लगे, हर बच्चा जानने लगे। तो उसमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। आप जब तक इसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। और हम क्या चाहते हैं? हम पूरे देश में हजारों लर्निंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं। हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम हर बच्चे को, हम हर स्कूल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये सीखना होगा और एक क्वालिटी के तहत सीखना होगा। निश्चित रूप से जब इतने बड़े देश को सिखाना है तो अकेले पॉसिबल नहीं है। तो पर हमने इसकी लीड ली है, हम उसका टॉर्च बियरर बन गए हैं, हम उसको लेके आगे बढ़े हैं। हमारे पीछे पीछे कई और ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी
जो इसको करेंगी। बट आज की डेट में हमने इस चीज़ को सेटअप किया है और हम इसको लेके आगे बढ़े हैं, और हम इस तरह से उस मिशन में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं कि हम इस देश को यंग डिजिटल टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करें आने वाले सालों में, जिससे वो देश की जो प्रोडक्शन में, देश के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सके। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का, मैंने पहले भी कहा कि मार्केट साइज की हमारे देश को कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 3rd ग्रेड टू 12th ग्रेड करीब 15 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। इतने बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पढ़ना है। अब जब ये पॉलिसी आ गई है, हर बच्चे को ये पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का है, तो वो ढूंढेगा कि कहाँ हम इसको पढ़ें, हम कहाँ इसको, इसकी शिक्षा को लें। तो वो इसके लिए एक्सप्लोर करेगा, वो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेगा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। मैं 15 करोड़ एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है। इसमें कई देशों की आबादी आ जाती है 15 करोड़ में, राइट। कितने देश हैं जो केवल 1 करोड़ तक नहीं है। इजराइल को देखिए, 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे तो 15 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। तो कितना बड़ा हमारे पास में मार्केट है। तो उसको पढ़ाने के लिए, मार्केट साइज इतना बड़ा है, तो उसको पढ़ाने के लिए, और दूसरे मार्केट साइज का इशू ये है कि अगर हमको 15 करोड़ में से 15 लाख स्टूडेंट्स ही पढ़ाने को मिल जाएं, उनको ही टीच करने को मिल जाए, अगर हम स्टार्टिंग में 1% स्ट्रेंथ को ही पढ़ाएं तो वो भी 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास में जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे कोर्सेज के लिए, उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है स्टूडेंट्स की। हमारा टारगेट तो केवल 1% स्टूडेंट्स हैं, और वो भी 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। और 15 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमको 700 सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। 700 सेंटर्स, एक एक सेंटर एक जॉइंट वेंचर की तरह से है, जो एक काफी बड़ा काम है, राइट। तो इतने बड़े हमको सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। सो इसलिए रोबोटिक्स, अच्छा दूसरी बात है कि आज रोबोटिक्स एजुकेशन लॉकडाउन में जब से ये खुली है, ये बन गया है कि कोडिंग हर किसी को सीखना है। कोडिंग वर्ड हैज ऑलरेडी बिकम फेमस थैंक्स टू सर्टेन कंपनीज जो ऑनलाइन में पढ़ा रही हैं इसको। व्हाइट हेड जूनियर है, वेदांतु है, उन्होंने कोडिंग को पढ़ा के इसको फेमस कर दिया है। पर वो कोडिंग तक ही सीमित रहे। हमारा जो विजन है वो केवल कोडिंग तक ही नहीं है, कोडिंग फार्मूला तक ही नहीं है। हम पूरी कंप्रेंसिव रोबोटिक्स एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसमें हर कोई चीज शामिल हो। तो ये हमारे लिए मार्केट साइज की तो कोई कमी नहीं है। अगर 1% स्ट्रेंथ को भी लें तो भी 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। 15 लाख में भी कई कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से कम होती है, राइट। कई देश ऐसे हैं। तो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपका दायित्व है, ये आपका और हमारा दायित्व है कि हम 1% से स्टार्ट करें और उसके बाद 5 या 10% तक जाएं। 5 या 10% भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमको रिलायंस जैसा बड़ा बनना पड़ेगा अगर हम इतने इतनी बड़ी और जो मार्केट है, इतने बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाएं। और हम डिटरमाइंड है, हम आज कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हेल्प इंडिया ऑनलाइन और रोबो स्मार्ट लैब ने एक मिशन लिया है कि हम एक कुछ ऐसा इस देश के लिए करें, इस ऐसा कुछ बीड़ा उठाए। हमको इस देश की कंपनी बन के ही हमको योगदान देना है। वही असली, अगर हम अपनी जीडीपी में, हम गवर्नमेंट की अगर ग्रोथ में, हमने देश की ग्रोथ में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, और वो हम करना चाहते हैं। तो मार्केट साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँ, जो हम कोडिंग की बात कर रहे थे कि कोडिंग एक इंटीग्रल पार्ट है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कोडिंग जैसे मैथमेटिक्स में एक फार्मूलाज होते हैं, कोडिंग उसी तरह से, राइट। जैसे अगर हमको मैथ सीखनी है तो हमको गुणा भाग सीखना पड़ेगा, हमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखने पड़ेंगे। उसके बिना हम कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी पहलू नहीं पढ़ सकते। पर क्या आप गुणा भाग सीख के बैठ सकते हो? क्या आप कहलाओगे कि आप मैथमेटिक्स जान गए हो? नहीं, क्योंकि गुणा भाग केवल एक फार्मूला है। जब तक आप उसकी एप्लीकेशंस नहीं सीखोगे, अलजेब्रा नहीं सीखोगे, ज्योमेट्री नहीं सीखोगे, तब तक आपके उस फार्मूला सीखने का कोई फायदा नहीं है, राइट। उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, कैसे आप उसको एक्सेल शीट में यूज करते हैं, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। इसी तरह से केवल कोडिंग जानने से कुछ भी नहीं होगा, इट इज़ यूजलेस। आपने कोडिंग जान ली पर उसकी एप्लीकेशंस को नहीं सीखा। उसकी एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग में है,
उसकी रोबोटिक्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, वेब डेवलपमेंट में है, ड्रोन्स बनाने में है, राइट। ये सब चीज़ें आपने अगर नहीं सीखी है कोडिंग के द्वारा, आपने उसके प्रोग्राम को पूरा नहीं बनाया है, पूरा आपने उसको ऑटोमेटिक जो रोबोट हमने डिस्कस किया था उसको बनाने में कोडिंग को अगर यूज़ नहीं किया है, इट्स यूजलेस। उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किया है। अगर आपने, तो वो कब होगा इंडस्ट्री में यूज, जब आप उसको स्कूल में उसके प्रोटोटाइप्स पे सीखेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम केवल कोडिंग नहीं सिखाते हैं, कोडिंग सिखाना जरूरी है, पर हमारा जो 80% जो कैरिकुलम है वो कोडिंग की एप्लीकेशंस को है। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पढ़ने का जो मॉड्यूल है, उसमें 80% चीज़ें कोडिंग की एप्लीकेशंस के ऊपर है। क्यों एप्लीकेशन सीखेंगे तभी वो किसी भी समाज को किसी तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, कि देश को अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। ये सब चीजें हैं, अगर आप में से कुछ जानकार हो इसके बारे में, तो ये सब चीजें हम अपने जो रोबो स्मार्ट लैब्स में पढ़ाना चाहते हैं। रोबोटिक्स एजुकेशन में कोडिंग के सारे पहलूज हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, बच्चे गेम बनाना सीख सकते हैं। तो केवल ना खेलें, उनसे बोलो कि आप गेमिंग बनाएं, खुद का गेम बनाएं। स्टेम एजुकेशन है, मशीन लर्निंग है, एरो मॉडलिंग है, एआर वीआर है। एआर वीआर है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। आपने देखा होगा कि एक इस तरह की एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपके आंखों के सामने लगा दिया जाता है, उसके अंदर स्क्रीन होती है। तो जब उसके अंदर का कोई प्रोग्राम चलता है, कोई गेम चलता है, तो ऐसा लगता है कि आप खुद उसके पार्ट हो, आप उसका इंटीग्रल पार्ट बनता है। तो ये, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर 3D प्रिंटिंग, आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। आप ये कप प्रिंट कर सकते हैं प्लास्टिक के मटेरियल से, राइट, 3D में प्रिंट करते हैं। तो कोई भी बच्चे की कोई इच्छा है कि उसको कुछ बनाना है, कार बनानी है, तो वो कार को प्रिंट करेगा प्लास्टिक मटेरियल से, फिर उसमें पहिए लगाएगा, उसमें मोटर लगाएगा, उसमें बैटरी लगाएगा, और वो उसको चला के दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये स्टेम एजुकेशन जो आपकी थ्योरी में जो आप पढ़ते हो, उसको जो प्रैक्टिकल रूप में अगर आपने उसके प्रोजेक्ट बना के सीखते हो, उसको स्टेम एजुकेशन बोलते हैं। जैसे साइंस में आप मोटर्स के बारे में पढ़ते हो, राइट, फिजिक्स में मोटर्स के बारे में पढ़ते हो, बैटरीज के बारे में पढ़ते हो, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हो, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हो। तो उसके फिजिकल तरीके से प्रोजेक्ट्स में किस तरह से मोटर्स यूज होती है, किस तरह की अलग अलग मोटर होती है, आप हाथ में लेके फील करते हो, फिर उसको प्रोजेक्ट्स में लगा के उसको सीखते हो। तो मैं नहीं समझता कि ये सब प्रैक्टिकल एजुकेशन के बाद में वो बच्चा कभी भूलेगा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने का है। तो ये जो हमारी रोबो स्मार्ट लैब जो खुलेंगी, स्कूल्स में भी खुलेंगी, उसका उद्देश्य ये है कि न केवल आप जो नया जो कैरिकुलम डेवलप हो रहा है, जो नया गवर्नमेंट की पॉलिसी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जिसको कोडिंग और रोबोटिक्स को कंपलसरी किया, वो तो अच्छी तरह से बच्चे सीखेंगे ही, साथ में जो साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो उनके सिलेबस हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो ये एक तीर से कई सारे शिकार होने वाले हैं पॉजिटिव वे में। ये हमने एक सर्वे किया था, सारे पेरेंट्स का सर्वे किया था अक्टूबर के महीने में। हमने उनसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को रोबोटिक्स एजुकेशन मिले। तो 78% पेरेंट्स बड़े कीन थे कि यस, उनके बच्चों को ये पढ़ना चाहिए, राइट। फिर हमने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से आप उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि 90% पेरेंट्स ने ये बोला कि उन्हें वो फिजिकल सेंटर्स में पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन में केवल 10% ने अपना निर्णय लिया। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों। वो इसलिए उन्होंने कहा कि अधिकतर जो रोबोटिक्स जैसी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि बच्चा जब तक हाथ में फील नहीं करेगा, उसे महसूस नहीं करेगा, उससे खुद प्ले नहीं करेगा, तब तक वो एक्चुअल रोबोटिक्स नहीं सीख सकता है। और दूसरा, वो ऑनलाइन एजुकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखने लगे हैं। हालांकि बच्चे पास हो गए हैं, पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए हैं कि जिस तरह से बच्चे बिना अच्छी तरह से पढ़े एग्ज़ाम्स पास कर रहे हैं, जिस तरह से वो सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, वीडियो बंद होके लेटे लेटे बात कर रहे हैं, तो वो जो उनका मानसिक विकास किस तरह से रुक गया, वो एक कन्फाइन हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण वो चाहते हैं कि अधिकतर पेरेंट्स वो फिजिकल सेंटर्स में जाके सीखें। तो ये हमारा लॉन्च टाइमिंग है कि इसलिए इस कारण ये परफेक्ट टाइम है। दूसरा, जो लॉन्च टाइमिंग मैं आपको डिस्कस करके बता दूं कि आज क्योंकि वैक्सीनेशन इस तेज़ी से बढ़ रहा है, और जुलाई से 25 करोड़ डोजेस की वैक्सीनेशन हर महीने होने वाली है। तो और केसेज भी वापस कम होने लगे हैं, अब उसका इलाज भी आगे, एक नई दवा भी आ गई है। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले 2 महीने में करीब 20 करोड़ को वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है, कि करीब 45-50 करोड़ को वैक्सीन लग जाएगी। उसके बाद सिचुएशन जो आपके जो इन्फेक्शन जो फैलने की जो स्पीड है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी।
काफ़ी कम हो जाएगी। और हम ये मानते हैं अगस्त सितंबर तक हम अपने रोबो स्मार्ट लैब्स जगह जगह ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। तो ये 3-4 महीने की बात है, हमको पॉजिटिव रहना है। पर ये एक लॉन्च टाइमिंग है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी नई लैब सेटअप करने में हमको 3-4 महीने लगता है। तो आप अगर किसी के साथ में हमको जोड़ते हैं, किसी स्कूल के साथ जोड़ते हैं, किसी प्राइवेट फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ जोड़ते हैं, तो आपको उसको सेटअप करने में 3-4 महीने लगेंगे। पर अभी जुड़ने से का फायदा ये है लॉन्च टाइमिंग, इसलिए वो फायदा है कि वो अपना जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो अपना प्रोडक्शन है, जो अपना रेवेन्यू वो स्टार्ट कर सकता है। सॉरी, ये हमारे दो तरह के रोबो स्मार्ट लैब्स हम खोलेंगे, एक स्कूल में खोलेंगे और एक प्राइवेटली थ्रू फ्रेंचाइजी पार्टनर्स खोलेंगे। स्कूल में भी दो तरह की लैब होंगी, एक उसी स्कूल के लिए होगी, एक स्कूल की कॉमर्शियल लैब होगी। इस तरह के दो तरह की लैब का हमारा प्रावधान है। ये आगे हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। So stress will be on setting up of robo smart labs privately through franchisee partners and इन मैनी स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री इन इनिशियल ईयर्स। पहले इंडिया में करेंगे, उसके बाद में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे दुबई एंड सऊदी अरब, कुवैत आदि हैं वहाँ, और फार ईस्टर्न कंट्रीज थाईलैंड एंड ऑल। तो हमारा जो ये मिशन है, हमारा जो विज़न है, पूरे एशिया में इसको फैलाने का है। इसलिए हमने लिखा है कि इन्वेस्टिंग इन रोबोटिक्स एजुकेशन इज लाइक क्रिएटिंग एन इंटेलेक्चुअल असेट आउट ऑफ टैलेंटेड किड्स। आप समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं कि हम रोबोटिक्स एजुकेशन में इन्वेस्ट करके बच्चों के अंदर की जो सोचने की और जो उनकी क्रियान्वित करने की क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं, और साथ में हम अपने इस बिजनेस के साथ साथ अपनी पॉकेट्स को भी भर रहे हैं। तो कैश स्माइल भी साथ साथ आ रही है। तो ये स्ट्रेस हम देने वाले हैं आने वाले दिनों में, और इसका हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा विजन है कि हम किस तरह से इसको आगे लेके चल रहे हैं। हमारे 3 लैब्स के टाई अप ऑलरेडी हो चुके हैं। इस साल हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जिस तरह से हमें इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, आपको पता होगा पिछले 2 दिन से हमने हेल्प इंडिया ऑनलाइन के हमारे जो कर्मठ साथी हैं, उन लोगों ने कई इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनसे डिस्कस किया। तो पिछले 2 दिन में काफ़ी इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने, काफ़ी लोगों ने बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड, हम ये चीज़ें सेटअप करना चाहते हैं। तो ये बहुत बहुत ही पॉजिटिविटी है। तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है, जो हमने ये इस साल का टारगेट लेके चले हैं कि 52 प्राइवेट लैब्स और 10 स्कूल लैब्स हम साल के अंत तक फाइनल करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों से एंगेज करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगले साल हम अपने, ये हमारा मिनिमम टारगेट है जिसको लेके चल रहे हैं, पर हम, मुझे विश्वास है कि हम इससे कई ज़्यादा गुना हम इसको क्रियान्वित कर पाएंगे। ये एक सेंटर्स की लिस्ट है जो प्राइवेट सेंटर्स हम खोलना चाहते हैं। प्राइवेट सेंटर्स हम इसलिए खोलना चाहते हैं जिससे एक जो ब्रांड होती है उसका एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन मिलता है। स्टैंड अलोन सेंटर्स के लिए हम खोलना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 20-25 साल पहले जब कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में लोगों को इतना जानकारी नहीं थी, तब एपटेक और एनआईटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरे देश में कंप्यूटर एजुकेशन का माहौल बना दिया था। और क्यों वो फेमस हुए, वो क्यों लोग उनको जानने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट सेंटर्स खोले, अपनी खुद का करिकुलम डेवलप किया और उसको पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में फिर स्कूल्स ने बोला एपटेक्स हो कि आप हमारे स्कूल में भी इसको साथ जोड़ लो, राइट। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि अपनी ब्रांड को बनाने के लिए आपको स्टैंड अलोन सेंटर्स खोलना बहुत ज़रूरी है। तो वही मिशन हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सेंटर्स हैं ये केवल इंडिकेटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे शहरों में नहीं खोल सकते। कोई भी कस्बा, कोई भी टाउन जहाँ 1.5-2 लाख से ऊपर की आबादी है, वहाँ हमारे सेंटर्स खुल सकते हैं। तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे उन सेंटर्स में खोलने की शुरुआत कर चुके हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी इसका बहुत स्टूडेंट्स का डेटा, फ्रेंचाइजी एप्लीकेशंस, हम एक बहुत ही इनोवेटिव वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक होगी। जो जिसके थ्रू कोर्स ज्वाइन करेगा उसका डेटा उसमें जनरेट होगा। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी हाईली प्रोग्रामेबल है, पर उसको हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। 1-2 महीने में वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, हम उसको आशा करते हैं। ये हमारे जो कुछ एग्रेसिव प्रमोशंस हैं, बड़ी क्रिएटिविटी वाले हैं, तो आप ये इनको देख सकेंगे ऑनलाइन मीडिया पे। ये हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, तो ये आपके मतलब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके बच्चे भी इसमें पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। तो ये सब अलग अलग कोर्सेज के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है कि एनुअल कोर्स से लेके शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, समर वेकेशन कोर्स, इसकी विस्तृत जानकारी हम आने वाली जो सेशंस उसमें देंगे।
पर आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो एनुअल कोर्स है हमारा 80 आवर्स का, मतलब जो 10 मंथ्स का कोर्स है, उसकी फ़ीस मात्र 24,900 रुपये है। इतने बड़े कोर्स की फ़ीस इतनी कम रखना, ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से कम फ़ीस में, कम से कम किसी भी पेरेंट की पॉकेट को डिस्टर्ब किए हुए हम फ़ीस इतनी रखें जिससे कि हम मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ले सकें, हम मार्केट को स्वीप कर सकें। तो ये हमारा उद्देश्य है, और ये इसमें कोई चीज़ भी छिपी हुई नहीं है कि इसमें कुछ किसी को कुछ अलग देना पड़ेगा और बाद में किसी नाम पे अलग देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी टेक्निकल एजुकेशन हम उसके साल की है वो इसी फीस में है, राइट। तो ये पूरे साल का 10 महीने का कोर्स है। हर वीक में 2 क्लासेस, हर महीने में 8 क्लासेस, इस तरह से है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स सबसे पॉपुलर कोर्स है, ये केवल 3 महीने का कोर्स होगा। पर ये कोर्स स्कूल में जितने घंटे पढ़ाई होती है उसके बराबर होता है। स्कूल में कोई भी क्लास 35 to 40 मिनट्स की होती है, और साल में केवल 36 to 40 वीक्स ही पढ़ाई जाते हैं। तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको 25 4 आवर्स के आसपास का ही ड्यूरेशन मिलेगा, और उतना ही हम 3 महीने के कोर्स में पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी वीक में 2 क्लासेस होंगी, और हमारी जो क्लास है वो कम से कम 1 आवर की होती है। तो 1 आवर की क्लास में हम उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से समर वेकेशंस में कोर्स होंगे, वो सेम ही कैरिकुलम है। ये ऑनलाइन कैरिकुलम है, ये अलग है, इसकी जानकारी जल्दी ही ये तैयार हो रहे हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हमारे जो सेंटर्स होंगे, हम वहाँ रोबोटिक्स किट्स भी बेचेंगे, हमारे सेंटर्स पे भी बेचेंगे, और साथ साथ हम हमारा जो ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी बेचेंगे। अलग अलग तरह के रोबोट्स, अलग अलग तरह की रोबोटिक्स किट्स, उसको सब हम देंगे। और स्पेशलाइज कोर्सेज होंगे, कुछ बच्चों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अपना कैरियर बनाना होता है इस फील्ड में, रोबोटिक्स के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, मशीन लर्निंग के फील्ड में। तो कई जगह ये अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जहाँ एक पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम उसके लिए तैयार कराएंगे, क्योंकि जो हमारे ट्रेनर्स होंगे जो वो इंजीनियर्स होंगे, एक हो सकता है एमटेक भी हो, तो उस तरह के जो हमारे इंजीनियर्स होंगे तो वो बच्चों को उस तरह से तैयार कराएंगे। और हम बच्चों को इंटरनेशनल स्पेस एजुकेशन के तहत तैयार करने के लिए भी तैयार करेंगे, इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशंस के लिए तैयार कराएंगे, इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपटीशन के तैयार कराएंगे। तो हम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देंगे, नेशनल एक्सपोजर भी देंगे।